ओके जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का चैप्टर, और इंशाल्लाह साइकोलॉजी में हम थोड़ा जो जनरल साइकोलॉजी है हम उसको थोड़ा टच करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिफिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसके डिफिनीशंस, फिर उसके बाद इसका नेचर क्या है, फिर इसके मेथड्स क्या है साइकोलॉजी के, और फिर इंशाल्लाह एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज के ही क्लास में। कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें, ठीक है। अच्छा, बेसिकली साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी, अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन पे लगाता हूँ। ओके जी। मीनिंग और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी जो है, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइको एंड लोगस, ठीक है। तो साइको मीन्स साउल एंड लोगस मीन साइंस, ठीक है। द साइंस ऑफ साउल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। ये तो बहुत ही पुरानी डिफिनेशन है। पहले साइकोलॉजी जो है, इसको साउल के साथ अटैच किया गया, कि जो साउल की साइंटिफिक स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज था साइकोलॉजी का, जो जब इसकी इमर्जेंस हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेज साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द साउल। ये देखो, पहले स्टेज में ये स्टडी ऑफ साउल थी। सेकंड स्टेज इट वाज अगेन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द माइंड, फिर इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, ठीक है। ये सेकंड स्टेज थी। थर्ड जो स्टेज इसके बाद आती है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, थर्ड, अच्छा ये देखो, थर्ड स्टेज जो है, अगेन इट वाज डिफाइंड बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का ताल्लुक फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं ये चीज़ें भी एक्सप्लेन होगी कि फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है। तो थर्ड में साइकोलॉजी को इस तरह डिफाइन किया गया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। चूंकि सिगमंड फ्रूड कहता है कि इंसान के जो दिमाग है, जो इसका इसकी ब्रेन है जिसको हम कहते हैं, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। वो कहता है कि इंसान की दिमाग जो है, इट्स जस्ट लाइक बर्फ का एक टुकड़ा है, आइसबर्ग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और बर्फ का टुकड़ा जब पानी में तैर रहा होता है, तो उसका जो छोटा सा हिस्सा, जो उसकी छोटी होती है, वो दिखता है, और जो बड़ा सा हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो वो कहता है ये जो पानी के अंदर है, दिस इज द अनकॉन्शियस ऑफ द ह्यूमन माइंड, वाइल व्हाट इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दिस इज द कॉन्शियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो फिर वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे काम करता है, और फिर वो साइको एनालिटिक, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट वो देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विलियम जेम कहता है, विलियम जेम्स जो कि फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से इसका ताल्लुक है, ये कहता है कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। फोर्थ स्टेज जब आ गया, स्टडी ऑफ टोटल बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। बिहेवियर जो होते हैं स्पेसिफिकली, ये कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस दोनों का एक मजमुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको कंबाइनली पढ़ते हैं, तो फिर ये जो है ये हो गई हमारे पास साइकोलॉजी, ठीक है। तो अभी साइकोलॉजी को की जो रिसेंट डिफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर थ्रू माइंड, ठीक है। कि जब हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं माइंड के जरिए, जाहिर बात है बिहेवियर हम कहाँ से स्टडी करेंगे, माइंड के जरिए ही करेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, सेम टाइम ये भी कह सकते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है, दैट इज दिस इज साइकोलॉजी। और इसी बिहेवियर के पीछे स्ट्रक्चरलिस्ट लगे हुए हैं, वो अपना एक व्यू देता है। इसी एक बिहेवियर के पीछे बिहेवियरिस्ट लगे हुए हैं, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है। इसी एक बिहेवियर के पीछे फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट लगा हुआ है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, ठीक है। और साइको एनालिटिक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है इसी ही बिहेवियर के पीछे, ठीक है। और गेस्टाल्ट वाले आते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, फिर बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्ट आते हैं, वो क्या कहते हैं। तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है
टाइमली फिर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं इसी बिहेवियर को। अच्छा, आज स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर कोई है कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, प्लीज़ एनीवन। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी, ओके थैंक यू। क्योंकि मेरे साथ नॉर्मली, अच्छा ओके चलो आगे स्टूडेंट। ओके जी, ओके थैंक यू। अच्छा, तो पहले तो साइकोलॉजी जो थी उसको लिंक किया गया साउल के साथ, फिर साइकोलॉजी को लिंक किया गया माइंड के साथ, फिर साइकोलॉजी को लिंक किया गया कॉन्शियसनेस के साथ, और फिर साइकोलॉजी को लिंक किया गया बिहेवियर के साथ। ठीक है, तो ये स्टेजेस है, मुख्तलिफ पेजेस है, जिससे साइकोलॉजी होते हुए आप पहुंची। और अभी साइकोलॉजी की जो रिसेंट डिफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो हम स्टडी ऑफ बिहेवियर इस पे स्टडी करेंगे, लेकिन इसी बिहेवियर को, जिस तरह मैंने कहा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बिहेवियर ये है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बिहेवियर एज अ होल है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, ये जो बिहेवियर है ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है उसमें डिवाइड है, जिस तरह जिसको हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। फिर फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि नहीं, बिहेवियर वो है जो फंक्शन करे, फंक्शन पे देखते हैं। फिर गेस्टाल्ट वाले होल को देखते हैं। फिर इसी तरह के जो वो है साइको एनालिटिक, वो दूसरे पर्सपेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल बिहेवियर ऑफ द स्टडी, ये टोटल बिहेवियर जो है, दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इसकी डिफिनेशन है, इट इज साइंटिफिक बिकॉज इट्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल इवेंट्स बिहेवियर, एंड बिहेवियर इज अनलर्न प्रोसेस वेयर इन इंक्लूड रिफ्लेक्सेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझना होगा कि रिफ्लेक्सेस क्या है। रिफ्लेक्सेस आर द ऑटोमेटिक एंड द इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इनवॉलंटरी फंक्शन जो होते हैं उसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जिस तरह जब तेज लाइट आती है तो हमारी जो आंख है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, दिस इज रिफ्लेक्स। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को, एक बच्चा है उसके हथेली में कुछ किसी चीज़ को जब देते हैं, छोटा बच्चा है 6 महीनों का, 5 महीनों का, तो वो क्या करता है, उसको पकड़ता है। ठीक है, वो भी रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम एक बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसका जो उसकी जो पाव है, पाव की जो नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, अभी तो मैं उसका प्रॉपर नाम भूल गया, लेकिन जब हम इसको टच करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो क्या करता है, उसको एक मतलब मूवमेंट देता है, और रिफ्लेक्स जो है ऑटोमेटिकली वहाँ क्या होता है, नमूदार होता है और वो शो होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन रिफ्लेक्सेस है वो इंसान के ज़्यादातर जो, जब उसका उम्र थोड़ा कम होता है तो रिफ्लेक्सेस ज़्यादातर शो होते हैं। ठीक है, दीज आर इनवॉलेंटरी फंक्शंस, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी साइकोलॉजी कवर करती है। इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट क्या है, इंस्टिंक्ट मीन अंदर से जब डायरेक्शन मिलती है आपको, दिस इंस्टिंक्ट मेटरनल समथिंग, जिसको हम वजदान कहते हैं। ठीक है, कोहलर ने इस पे स्टडी की थी, इंस्टिंक्ट्स पे, और उन्होंने कहा था कि अंदर से इंसान को डायरेक्शन मिलता है। उन्होंने एक चंपिंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, चंपिंजी भूखा था, और उन्होंने कुछ बनाना जो है वो अविजा किए। चंपिंजी अभी बार बार कोशिश कर रहा है कि वो जो बनाना है उसको और खाए, लेकिन वो उनके पहुंच से दूर थे। उन्होंने कुछ स्टिक्स जो थे वो रख लिए, तो फिर वो अपने जहन को यूज करते करते, इंस्टिंक्ट को यूज करते करते, उन्होंने स्टिक उठाए, और जो बनानास थे वो तोड़ के फिर उन्होंने क्या किया, वो खा लिया। ठीक है, तो मतलब ये कि कहाँ से ये नॉलेज उन्होंने सीखा, उनके साथ तो कोई कोई मतलब वहां पर नहीं था, वो पंजरे में बंद था, अकेला था। तो कोहलर ने साबित किया, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं, कि ये जो इनको इल्म आ गया, ये इंटरनली इनको डायरेक्शन मिल गई, विच इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, इंस्टिंक्ट्स पढ़ेंगे, एंड इट इज लर्न बिहेवियर आल्सो बिकॉज ऑल बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, जितने भी बिहेवियर है हमारे प्रैक्टिस से आते हैं। ठीक है, टुडे साइकोलॉजी इज साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो फर्दर हम साइकोलॉजी को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो प्योर साइकोलॉजी है, सेकंड जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी है।
ठीक है। प्योर साइकोलॉजी में हमारे पास इंडस्ट्रियल, क्राइम, मिलिट्री, क्लिनिकल, एनिमल, लीगल, प्लांट, एजुकेशनल, ये अच्छा सॉरी एजुकेशनल जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आती है। ठीक है। और जो हमारे पास ये और ब्रांचेस है, ये प्योर साइकोलॉजी है। प्योर साइकोलॉजी क्या है? इसको हम बेसिक साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम थ्योरी डेवलप करते हैं। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, इसमें हम वही प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, वही थ्योरी हम अप्लाई करते हैं और इसको प्रैक्टिसेस फॉर्म में लाते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स अ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, इट्स द फॉर्म ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा जी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी यही है: जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। और अप्लाइड ब्रांचेस जो इसके हैं: एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इसके डिफिनीशंस के ये बेसिकली है क्या, और आगे फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ। ठीक है। अच्छा, ओके। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस क्या है? देखो, जब हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं और उससे बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं थ्रू नर्वस सिस्टम, जब हम थ्रू नर्वस सिस्टम अपने बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस। ठीक है। जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी न्यूरॉन है, वो क्या करते हैं? बिहेवियर को शेप करते हैं, वो बिहेवियर को पैदा करते हैं। जो हमारा स्टिमुलस होता है, वही स्टिमुलस जब डिटेक्ट होता है, तो उसी चेंज को जो हमारा मोटर न्यूरॉन होता है, वो दिमाग तक ले जाता है। और दिमाग में जब डिसीजन होता है, तो सॉरी हमारा सेंसरी न्यूरॉन उसको ले जाता है। और जो हमारा मोटर न्यूरॉन होता है, फिर वो क्या करता है? वो इसको लाता है और इंसान को एक्शन करने पे क्या करता है? उसकी बिहेवियर को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे की हाथ जो है, वो एक हॉट रॉड को छूती है। ठीक है। तो अचानक वो अपने हाथ को क्या करता है? वहां से हटाता है। तो उसको कैसे पता चला? यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन था, उन्होंने महसूस किया। उन्होंने फिर जो मैसेज था, वो नर्वस सिस्टम को लेके वहाँ पर डिसीजन हो गई। और फिर ऑन द स्पॉट वो जो डिसीजन था, मोटर न्यूरॉन वापस ले आया। और जो स्पेसिफिक इफेक्टेड एरिया थी, वहाँ पर इनको पैगाम मिला कि वहाँ से आप हाथ उठाओ। ठीक है, हटाओ। तो दिस इज व्हाट, दिस न्यूरॉन्स। तो न्यूरो साइंसेस को जब हम स्टडी करते हैं, दिस बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है। आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, और साइकोबायोलॉजी भी इसका नाम है। इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एंड पार्टिकुलर न्यूरोबायोलॉजी टू द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, आगे जो है, आगे कहता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो ताल्लुक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लर्निंग में स्पेसिफिकली। जो क्योंकि हमारी लर्निंग होती है, उसका ताल्लुक जो है लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और थिंकिंग, ये चीज़ें लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस सच एज, अच्छा, सच एज अटेंशन। अच्छा, अटेंशन क्या है? अटेंशन हम इसी तरह कह सकते हैं कि जब हम सारे कामों को ऑफ करके एक चीज पे जब हम ध्यान दें, दिस इज आवर अटेंशन। सारी चीजों को, सारे फंक्शन को, दिमाग के जितने भी है, उसको हम ऑफ करते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसको बंद करते हैं। और एक ही चीज पे हम जो हमारा टोटल कंसंट्रेशन होता है, उस पे देते हैं, दिस इज आवर अटेंशन। ठीक है। लैंग्वेज यूज जो है, ये भी है इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। मेमोरी भी है इसमें। ठीक है। मेमोरी क्या है? टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, क्या करना? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ योर सेंसेशन। ठीक है। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इज स्पेसिफिकली थ्रू द यूज ऑफ योर फाइव सेंसेस व्हाट यू फील। जब आप अपने फाइव सेंसेस को यूज करते हो और उनसे जो चीज़ फील करते हो, तो उसको हम सेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टच, आपकी साइट, आपकी स्मेल, आपके टेस्ट और आपकी हियरिंग, ये जो फाइव सेंसेस है, इससे जो हमारी सेंसेशन डेवलप होती है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म दे दे, तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन।
ठीक है, क्योंकि सेंसेशन से ही हमारी परसेप्शन बनती है। और यही बात स्ट्रक्चरलिस्ट भी करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड है। ठीक है, तो यही एग्जांपल देते हैं कि जो हमारा परसेप्शन है, इसके पीछे सेंसेशंस है छोटे छोटे। ठीक है, और वही सेंसेशन क्या करते हैं, हमारे एक होल बिहेवियर को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, विलियम वॉन एंड टिचनर, टिचनर जो है उसका शागिर्द है। टिचनर और विलियम वॉन जो है वो दोनों स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स है, और इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो परसेप्शन पे काम करता है, आइडियाज पे काम करता है। वो कहते हैं कि आइडियाज जो है इंसान के अंदर, वो आपकी फीलिंग क्रिएट करती है, क्योंकि आइडियाज का ताल्लुक आपके फीलिंग से है। तो दिस इज अगेन वी कैन ब्रोक अ होल बिहेवियर। वो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि नहीं, बिहेवियर को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बिहेवियर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई वो कहते हैं कि जिस तरह हम आइडियाज को क्या बनाते हैं, हमारी फीलिंग्स बनाते हैं। ठीक है, एक इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह सेंसेशन हमारी परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है, तो फिर वो अपनी जगह पर ठीक है, विलियम वॉन्ड और टिचनर, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें क्रिएटिविटी है एंड थिंकिंग है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इट्स रिलेटेड टू योर हाई ऑर्डर स्किल्स। हाई ऑर्डर स्किल्स हमारे क्या है, हाई ऑर्डर स्किल्स जो है वो हमारे वो स्किल है जिसका ताल्लुक ब्लूम टिक्सोनोमी के लेवल थर्ड से स्टार्ट होता है। अच्छा, 1 मिनट में थोड़ा कॉल ले लूँ, शायद स्टूडेंट को कनेक्ट होने में थोड़ा मसला आ रहा है। हाँ, जी सिराज भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा जी, स्टूडेंट थोड़ा वेट कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये कनेक्ट होने में थोड़ा मसला आ रहा है, तो काइंडली हमें अलाउड कर ले। तो आप लोग थोड़ा 1-2 मिनट के लिए वेट कर लीजिएगा, मैं इनकी जो इनविटेशन है वो वंस अगेन जल्दी शेयर करता हूँ। ठीक है, होल्ड कीजिएगा, कहीं जाइए। ओके जी। अच्छा, कग्निटिव साइकोलॉजी का मैं बता रहा था। तो मेमोरी है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ताल्लुक ब्लूम टिक्सोनोमी लेवल 1, सॉरी डोमेन 1, और उसका लेवल 3 जो है, वहाँ से जो हाई ऑर्डर स्किल्स है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं जब हम नॉलेज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये थर्ड स्टेप से स्टार्ट होता है, जो थर्ड स्टेज है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो सेकंड से स्टार्ट हो थर्ड से स्टार्ट होता है, सॉरी थर्ड से ही, कुछ कहते हैं कि नहीं ये फोर्थ से स्टार्ट होता है। लेकिन थर्ड से इसलिए स्टार्ट होता है कि जब हम नॉलेज को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर बात है उसका ताल्लुक तो फिर हाई ऑर्डर स्किल से ही हो सकता है, लो ऑर्डर स्किल से नहीं हो सकता है। जब आपने नॉलेज गेन किया, अंडरस्टैंड किया, रिकॉल किया, फिर उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तो ये तो समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज एंड कम्प्रीहेंशन। लेकिन जब आपने नॉलेज अप्लाई करना शुरू किया, तो इसका मतलब ये कि ये हाई ऑर्डर थिंकिंग से इसका ताल्लुक है। ठीक है, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग जहाँ पर इन्वॉल्व हो, जिसको हम एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड सॉरी एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, ये चार जो लेवल्स है, ये जहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेक फुल और पार्शल न्यू आइडेंटिटी। It's the ability of a person to make a new or partial novel identity. ठीक है, किसी नई चीज को बनाना या किसी नई चीज को थोड़ा मॉडिफाई करने को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, एंड थिंकिंग, और थिंकिंग जो है स्पेसिफिकली इट्स रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है, ये तो नाम से ही जाहिर है, जिसको हम मेंटलो वाला और जिसको हम पागलो वाली साइकोलॉजी कहते हैं, वो लोग
जिसके बिहेवियर जो होते हैं उन जिनके बिहेवियर पैटर्न जो होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं। ठीक है, तो जो अनयूजुअल पैटर्न बिहेवियर वाले लोग हैं वो हमारे पास क्या है, एब नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट, एब नॉर्मल साइकोलॉजी में हम उसको डील करते हैं। अच्छा 1 मिनट, आई एम वंस अगेन फॉरवर्डिंग द लिंक, क्योंकि स्टूडेंट बार बार जो है कर रहे हैं। ओके जी, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है ये भी स्पेसिफिकली डील करती है उन बिहेवियर पे जो कि अनयूजुअल पैटर्न हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ना हो, तो उसी को हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जनरल साइकोलॉजी जो है, जनरल साइकोलॉजी का ताल्लुक हमारे पास मोटिवेशन, इमोशंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, लर्निंग, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड प्रोसेसिंग। परसेप्शन को अगर हम देखें, ये 2 बार आ गया, ये जनरल साइकोलॉजी में भी है और वहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी है, लेकिन एज सच इसको मैंने इतने एंटेप में नहीं पढ़ा कि ये दोनों में क्यों है। हो सकता है ये जो स्लाइड है इसमें थोड़ी मिस एडिटिंग हुई हो। ठीक है, तो जनरल साइकोलॉजी में भी परसेप्शन है, लर्निंग है, मोटिवेशन, जनरल जनरल चीज़ें जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम देखें थिंकिंग, तो थिंकिंग का ताल्लुक वहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी है और यहाँ पर जनरल साइकोलॉजी में भी है। तो मेरा ख्याल है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी दोनों आपस में थोड़ा इंटर रिलेटेड है। जी कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा जी, ओके। अच्छा आवाज़ मेरी पहुंच रही है? सिराज वजीर साहब कनेक्ट जी हो? सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, आप जी जी। कनेक्ट हो गए, शुक्र है आप कनेक्ट हो गए। ओके जी। बड़ी मुश्किल से। अच्छा ओके ओके, चलो ओके। अच्छा, तो जो हमारे पास अभी बिहेवियरल साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी स्पेसिफिकली स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, लेकिन साइकोलॉजी खुद स्टडी ऑफ बिहेवियर है, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि इसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं? बिहेवियरल साइकोलॉजी का मतलब है कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं और उससे जो हमारे बिहेवियर बनते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली व्हाट वी स्टडी इन द बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी में हम स्पेसिफिकली वही चीज़ें स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा कंपेरेटिव साइकोलॉजी को, इसका दूसरा नाम जो है वो एनिमल साइकोलॉजी भी है। कंपेरेटिव साइकोलॉजी का एनिमल साइकोलॉजी इसलिए है कि चूंकि अगर आप लोग देख लो तो एनिमल का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरी अहमियत है यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ। क्योंकि एरिस्टोटल को अगर हम देखें, पीरिसाई की जिन्होंने फर्स्ट बुक लिखा था, कुछ कहते हैं कि विलियम वॉर्ड ने लिखा था, लेकिन आई थिंक 1790 है कि 1890 है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 90 है, लेकिन आई थिंक 1790 है। उसमें पेरिसाई की बुक एरिस्टोटल की लिखी हुई है, और एरिस्टोटल जो है वो साइकोलॉजिस्ट था, और इन्होंने कहा था कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो उन्होंने खुद ही इंसान को एनिमल के साथ जो है वो कनेक्ट किया था। दैट्स वाई ये कहते हैं कि जो एनिमल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। और कंपेरेटिव साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? रिपोर्ट टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ये देखो, नॉन ह्यूमन एनिमल्स, अजब अजीब किस्म का एक वर्ड लिखा हुआ है, एनिमल है। यहाँ पर सिंपल एनिमल एनिमल क्यों नहीं लिखा गया? यहाँ पर लिखा गया है नॉन ह्यूमन एनिमल। तो मतलब ये कि ह्यूमन जो है साइकोलॉजी की डिफिनेशन में एनिमल है। ठीक है, डिकार्ट कहता है, डिकार्ट कि ह्यूमन इज कॉन्शियस एनिमल, जबकि एरिस्टोटल कहता है कि ह्यूमन इज सोशल एनिमल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, स्पेशली एज दीज रिलेट टू द फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। बहुत ही मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, फाइलोजेनेटिक का मतलब यही है कि जो चीज़ें जेनेटिकली इंसान में आती है, फॉर एग्जांपल किसी का बाप जो है लंबे कद का है, तो उसका बेटा भी लंबे कद का आ गया। और इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी के बाप के जो बाल है वो काले हैं, तो उसके जो नवासे आ गए या उसके जो पोते आ गए या उसका जो बेटा आ गया उसके भी काले हैं। तो मतलब सर ये जो, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ। जी जी एक्सप्लेन कर लो। जी, क्योंकि बयालॉजी से रिलेटेड कर रहा मैं, तो मैं खुद भी बयालॉजिस्ट हूँ। तो फाइलोजेनेटिक वेरी थ्योरी गुड, एक्सप्लेन कर हिस्ट्री ले जी। है। जी, फाइलोजेनेटिक जो हिस्ट्री होती है ये इवोल्यूशन इवोल्यूशन रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड होती है। मतलब अगर लेट सपोज अगर आप ह्यूमन की हिस्ट्री देखें ना,
जी तो जी साइंस तो यही कहती है कि मतलब ये हमारे जो अर्ली प्राइमेट्स से वो मंकीज वगैरह थे ना, हम अर्ली प्राइमेट्स के का नस्ल है। जी तो जी जिस जी तरह जो जिराफ है, जिराफ का अपना उनकी अपने की हिस्ट्री है, कि लमार्क का उन्होंने इनकी हिस्ट्री दी है। तो जी जी मॉरली जो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है, रिलेशनशिप ऑफ जो इवोल्यूशन होता है ना अर्थ का, जी जी। उसके बारे में ये बताते हैं। ओके जी, ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, पॉलीजेनेटिक जिस तरह सिराज भाई ने एक्सप्लेन किया, अडॉप्टिव कहते हैं, ठीक है। अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस है एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, ये कंपेरेटिव साइकोलॉजी में। जस्ट आप लोगों ने नाम और उसके थोड़े थोड़े चीज़ें याद करनी है। ऐसे चीज़ को एजुकेशनल साइकोलॉजी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग की बेसिक बनाने के लिए और खुद ही में बेसिक चीज़ें समझने के लिए ये चीज़ें हमने पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्लास कल्चरल साइकोलॉजी जो है, कल्चर इज द मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कल्चर क्या है? द मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इंसान ने अपने लिए कुछ वैल्यूज, नॉर्म्स, टेबूज, कुछ उसूल सेट किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं, ठीक है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इंक्लूडिंग बोथ देयर वेरिएबिलिटी एंड इनवेरिएंस अंडर डाइवर्स कल्चरल कंडीशन। मतलब डिफरेंट कल्चर कंडीशन के अंदर जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दिस क्रॉस क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है, एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पेन। इंसान के जो लाइफ स्पेन है, साइकोलॉजी ने उनको छः छः स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जो इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है। फर्स्ट जो स्टेज है वो है इन्फेंसी। सेकंड जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में फर्स्ट जो है वो लेट अर्ली चाइल्डहुड। देन अगेन उसको डिवाइड किया है लेट चाइल्डहुड, ठीक है। फिर एडोलेसेंस है, फिर अर्ली एडल्टहुड है, एडल्टहुड है, और फिर लेट एडल्टहुड है, ठीक है। तो ये सिक्स स्टेजेस जो है, ये इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, और इन पे ये एग्री है कि ये जो स्टेजेस है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज है इन्फेंसी, वो आई थिंक 2 ईयर तक है। और सेकंड जो अर्ली चाइल्डहुड है, वो 6 ईयर तक है। और जो लेट चाइल्डहुड है वो 12 ईयर तक है। और जो एडोलेसेंस है वो 13 से लेके 20 तक, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ है, एडोलेसेंस जिसको कहते हैं, वो 20 तक है। और 21 से लेके ऑनवर्ड जो हम 40 तक, 35 तक मोस्टली जो एग्री है, उसको हम अर्ली एडल्टहुड कहते हैं। और जो 40 प्लस अप टू 60, ये लेट एडल्टहुड है, ठीक है। और आगे जो है वो बुढ़ापा है, जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं, सेलिनिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस पे इंसान के जो बिहेवियर है वो किस तरह होते हैं, और इसकी शेपिंग और उसको स्टडी करना, दिस इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी आ गई। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। स्पेसिफिकली अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में डिफाइन करना चाहे, तो हम इस तरह कह सकते हैं, टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन एजुकेशनल सिनारियो। जब हम किसी किसी भी एजुकेशनल सिनारियो में साइकोलॉजी के जो टेक्निक और प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई करते हैं, तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। सर अ- ये अप्लाइड साइकोलॉजी ना, बेसिक बिल्कुल अप्लाइड है, साइकोलॉजी। ये पीछे हमने पढ़ा। आप ज्वाइनिंग में थोड़ा इशू था, दैट्स वाई अप्लाइड, और जो बेसिक थी, प्योर थी, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है, ये एक्सपेरिमेंटल है क्या? कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा। तीन चीजें, देखो एक्सपेरिमेंट का नाम जब भी आएगा, तीन चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, तीन चीजें आप लोगों ने रखनी है: कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड रेंडमाइजेशन। ये तीनों चीजें जो है, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर होती है। हाँ, कहीं एक ज्यादा होता है, दूसरे दो कम होते हैं, कहीं दो ज्यादा होते हैं, एक कम होता है, वो डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू, प्री एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल। वो तो अलग चीज है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इस तरह होगा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, और जिसमें डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व होंगे। और इनडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? स्टिमुलस होगा। और इसी स्टिमुलस का जो असर है, रिस्पॉन्स है, वो हम देखेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। चूंकि स्टिमुलस डिपेंडेंट है, सॉरी, रिस्पॉन्स डिपेंडेंट है स्टिमुलस पे, दैट्स वाई स्टिमुलस जो है, this is the independent variable and the response is the dependent variable. The branch of psychology concerned with the scientific investigation of the responses of individual to stimuli and control situations. Stimulus क्या है? Stimulus और stimuli को हम डिफाइन कर सकते हैं कि it is the
any detectable change in the surrounding of a body, any detectable change in the surrounding of a body is called stimulus. ठीक है। अच्छा, पर्सनालिटी साइकोलॉजी जो है ये इंसान की पर्सनालिटी को स्टडी करती है स्पेसिफिकली। पर्सनालिटी साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एट एरिया ऑफ फोकस इंक्लूड कंस्ट्रक्टिंग अ कोहेरेंट पिक्चर ऑफ अ पर्सन। कोहेरेंट कहते हैं एक होल पिक्चर को। होल पिक्चर क्या होता है? पर्सनालिटी होती है, क्योंकि पर्सनालिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द सम ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन। इट इज द सम ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन। ये पर्सनालिटी है, ठीक है। तो पर्सनालिटी क्या है? अ कोहेरेंट पिक्चर ऑफ अ पर्सन, ठीक है। कि किस तरह हम इंसान के कोहेरेंट पिक्चर को देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी साइकोलॉजी, ठीक है। एंड हैज आर हर मेजर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वेस्टिगेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसेस गेल्टन आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम किया था। दैट इज हाउ पीपल कैन डिफर फ्रॉम वन अनदर। Social psychology, the branch of psychology that deal with social interactions, including their origin and their effect on the individual. इंसान जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनका ताल्लुक क्या है उनके बिहेवियर पे, ठीक है। फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये देखो फोरेंसिक क्या है, नीचे मैंने डिफाइन किया हुआ है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स इज कॉल्ड फोरेंसिक। जब हम किसी भी क्राइम की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको हम फोरेंसिक कहते हैं, ठीक है। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी इज द इंटरसेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड द जस्टिस सिस्टम। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस को अवेल करने के लिए, जस्टिस को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? फोरेंसिक साइकोलॉजी यूज करते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, मेरे ख्याल में जो डीएनए वगैरह टेस्ट होते हैं ये फोरेंसिक साइकोलॉजी का ही हिस्सा है, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी जो है, हेल्थ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस इन हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। ये तो ईजी है, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी के कुछ मेथड्स है, आगे आ रही है। टाइम तो इतना नहीं है, लेकिन इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं क्योंकि इतने डिफिकल्ट नहीं है ये। स्पेसिफिकली इसमें और भी मेथड है जिसको हम साइको फिजिकल मेथड कहते हैं, एक को थ्रेशोल्ड मेथड कहते हैं, लेकिन वो हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिए हैं। एक है साइको फिजिकल, एक है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो वो चीज़ें सच इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रखती। तो जो इंपॉर्टेंस रखती है वो यही चीज़ है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर ये चीज़ें हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर आप कौन सा साइकोलॉजिकल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, इंट्रोस्पेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, केस स्टडी आप यूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, इनिक टोटल मेथड मीन कि जब आप स्टूडेंट की या किसी की एक्टिव बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हो उसको हम इनिक्टोडल रिकॉर्ड या इनिक्टोडल मेथड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चनियर मेथड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो हम उसमें भी यूज करते हैं जिसको हम रिसर्च के जो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। ए सच इंट्रोस्पेक्शन जो है इसको ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन और जितने भी ये मेथड है ये हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन का वर्ड जो है ये विलियम वॉन्ड, पहले विलियम वॉन्ड जो था उन्होंने इसको यूज किया था इंट्रोस्पेक्शन में, जो कि ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है स्ट्रक्चरलिज्म, उन्होंने यूज की थी इंट्रोस्पेक्शन को। एग्जामिनेशन ऑफ वन ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग, अपने अंदर झांक के देखना, अपने अंदर जो आपके कॉन्शियस बिहेवियर है उनको महसूस करके उनको देखना। दिस इज आवर इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एंट्रो मीन अंडर, इनसाइट, एंड स्पेक्शन मीन टू एनालाइज। अपने अंदर को एनालाइज करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ one's own conscious thoughts and feelings in psychology, the process of introspection relies exclusively on observation of one's mental state, while in a spiritual context it may refer to the examination of one's soul. स्पिरिचुअल में हम इसको साउल की एग्जामिनेशन कह सकते हैं, रूह की। और जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें हम इसको क्या कहते हैं? मेंटल स्टेट की जो ऑब्जर्वेशन है हम इसको वो कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड है, मैंने आप लोगों को कहा था ऑब्जर्वेशन मीन केयरफुली वॉचिंग समथिंग थ्रू द यूज ऑफ योर फाइव सेंसेस। केयरफुली वॉचिंग थ्रू द यूज ऑफ योर फाइव सेंसेस समथिंग, ठीक है। जब आप अपने फाइव सेंसेस को यूज करते हो किसी चीज को डीपली, आप क्या करते हो? उसको महसूस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, वॉच करते हो। दिस इज ऑब्जर्वेशन मेथड। द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट्स बिहेवियर, रिसर्चर यूटिलाइजिंग द ऑब्जर्वेशनल मेथड can exert varying amount to control over the environment in which the observation takes place। ये देखो ऑब्जर्वेशन का मेथड जो है ये ज्यादातर फंक्शनलिस्ट, सॉरी, जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है
वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो ही इंसान की जो बिहेवियर है वही शेप करते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको शेप देते हैं। ठीक है, क्वेश्चनियर तो हमने पढ़ा है चलो पहले। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन हम 25% बाई सीइंग से करते हैं ना। अच्छा जी, किस में करते हैं? बाई लुकिंग समथिंग, देखने से। अच्छा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सिराज भाई, आप क्या कहना चाहते हो? ओके ओके, चले, जो अगर वैलिड पॉइंट हो तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा। टाइम इज ड्रेनिंग, टाइम बहुत ही कम है। अगर हम इसको कंप्लीट कर ले तो कल इंशाल्लाह स्पेसिफिकली हम एजुकेशन साइकोलॉजी पे चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चन का एक सेट है, एक मजमुआ है, जिसमें एक बंदा क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है। ये ओपन एंडेड भी हो सकता है, ये क्लोज एंडेड भी हो सकता है। ओपन एंडेड वो होता है जिसमें जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो अपना व्यू दे सकता है। ठीक है, क्लोज एंडेड वो है जिसमें जो रिस्पॉन्सेज है उसके लिए लिमिट है, जो रिस्पॉन्डेंट है सॉरी वो लिमिटेड है कि वो कोई चीज़ पिक करे और अपनी जो व्यू है वो उस पर नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सेमली लिखी गई है, ऐसे जिस पे इतनी कोई कंफ्यूज चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इनेक्टोडल मेथड जो है ये क्या है? इनेक्टोडल मेथड जो है, मेथड बेस्ड ऑन पर्सनल रिकलेक्शन ऑफ अ केस इज अ opposite to specific empirically derived investigation can provide ideas fuel further research। अच्छा, ये वर्ड क्या लिखा है, थोड़ा हाइड है इसको मैं। अच्छा, एनेक्डोटल ही है। एनेक्डोटल मैंने पहले भी आप लोग कहा, इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो एक्टिवली बिहेवियर होते हैं स्टूडेंट के उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एक टीचर अक्सर ये तरीका यूज करता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उसके बिहेवियर